जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 10 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले अपना 11वां भाग में हम प्रत्येक पार्ट में कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा लगभग हर 20 क्वेश्चन के बाद आपके प्रश्न रिपीट होते हैं कि जो 20 क्वेश्चन में पढ़ा आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन है जो हमने पिछले 20 क्वेश्चन पढ़े उसमें से कुछ ना एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। संख्याएं जरूर चेंज होगी लेकिन तरीका वगैरह क्षेत्रफल से संबंधित तो क्षेत्रफल से प्रश्न आएगा, प्रायिकता से संबंधित तो प्रायिकता का प्रश्न आएगा, और भी कोई रेखागणित से संबंधित प्रश्न आएगा तो प्रश्न जरूर मिलेगा आपको। तो देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन है, 101 वाला क्वेश्चन है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जो ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो शायद बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा। ये सबसे हटके क्वेश्चन है, आप खुद देख लेना। प्रश्न दे रखा है उसको पढ़ते रहना। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो समलंब का परिमाप। सबसे पहले आप समलंब बना लीजिए, ठीक है। मान लो बना लिया हमने ए बी सी और डी, ठीक है। इनकी समांतर भुजाएं होगी ये और ये समांतर भुजाएं हो जाएगी, बाकी असमांतर भुजाएं होगी। असमांतर भुजाओं में एक दे रखी है आपको 17 और एक दे रखी है आपको 23 और इनके बीच की दूरी दे रखी है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इनका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगी ए बी प्लस सी डी, ठीक है। फिर हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h 16। इसका भाग कितने आ गया? 8 बार गया। क्षेत्रफल कितना देर का हमारे पास? 512 बराबर ए बी प्लस सी डी। इसके अंदर किसका भाग लग जाएगा? 8 का भाग लग जाएगा। 8 का भाग इसमें कितनी बार गया? तो ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 64 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ना तो ए बी का मान है ना बी सी डी का मान दे रखा है, ना इन दोनों में से एक का मान दे रखा है। आपको ज्ञात क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। यार आपको सबको पता होना चाहिए कि परिमाप होता क्या है। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। चाहे कोई सा भी आपको आकृति दे, आयत दे, वृत्त दे, क्षेत्र, किसी भी त्रिभुज दे, किसी भी का अगर परिमाप ज्ञात करना है तो सभी भुजाओं का योग परिमाप हो जाएगा उसका। तो परिमाप हो जाएगा इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। आपके पास ए बी और सी डी का मान दे रखा है कितना? 64। बी सी का मान कितना हमारे पास? बी सी का मान 17 और ए डी का मान कितना हमारे पास? 23। इन सबको जोड़ दो परिमाप आ जाएगा। असल 104 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 104 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर इसका नहीं आएगा क्योंकि परिमाप है तो परिमाप सेंटीमीटर आएगा। एक बार और चेक कर लेते हो। इसका मान आ जाएगा 20 40। हाँ 100 एकदम से आ गया उत्तर। अगला देखो, अगला यहीं पर दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि 1.5 गुणा 10 की घात 6 व 3.7 गुणा 10 की घात 7 के योग को, इन दोनों के योग को ये लिखा जाता है तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो जो दे रखा है लिख दो। तो 1.5 गुणा 10 की घात 6 योग है तो प्लस कर दो। 3.7 गुणा 10 की घात 7 को योग क्या लिखा जाता है? p गुणा 10 की घात n लिखा जाता है। तो इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? वो कॉमन ले लो, 10 की घात 6 कॉमन ले लो इसमें से। इसमें बच जाएगा 1.7 प्लस इन दोनों में 10 की घात 6 कॉमन ले लिया, 10 बच गया। 10 को 3.7 से गुणा कर दो, कितना आया? 37 आ गया। इन दोनों को जोड़ो, 37 और 1 38.5। तो यहां पर हो जाएगा 38.5 गुणा 10 की घात 6 बराबर p गुणा 10 की घात। याद रखना यहां पर 2 अंक दे रखे हैं, ये मानक रूप नहीं है। इसका मानक रूप में यहां पर आएगा 3.85। दशमलव को हमने इधर लिया है, छोटा किया है तो दशमलव 10 की घात में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी p गुणा 10 की घात n। अब यहां पर p का मान क्या आ जाएगा? p का मान आ जाएगा हमारे पास 3.85 आ गया। और n का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 7। गुणा करना है 2 को, 2 गुणा 3.85 प्लस का 7 कर दो। 10 हंसल लगा 1, 16 1 17 हंसल लगा 1, 4 1 7 प्लस का 7। उत्तर कितना आ जाएगा? 14.70। ये इसका क्या आ जाएगा? फाइनल उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 102 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है? 1 से 25 तक छोटा प्रश्न हो जाएगा।
प्रायिकता वाले प्रश्न को मैं किसी प्रश्न में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि प्रायिकता वाला प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न होता है, लिख लूंगा टाइम भी खराब होगा हमारा लिखने में। हाँ, प्रश्न में बोल देता हूं, प्रश्न यही है कि एक बक्सा है जिसमें से आपको लिखी है प्राकृत संख्या कहां से कहां तक पर्ची में लिखी हुई है 1 से लेकर 25 तक। एक पर्ची में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें 5, ऐसे 25 संख्या लिखी हुई है प्राकृत संख्या। उनमें से एक आप यादृच्छिक यानी बिना देखे हुए आंखें बंद करके पर्ची निकालनी है, और निकाली गई पर्ची में क्या होनी चाहिए, एक भाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या होने की, भाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 1 से 25 है तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। यार भाज्य संख्या कितनी है 1 से 25 तक, भाज्य संख्या कितनी है, अनुकूल परिणाम कितनी हो जाएगी, एक बार के लिए देख लो। 25 भाज्य संख्या हो जाएगी, एक हो जाएगी हमारे पास 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22 है, 24 और एक 25। कितनी भाज्य संख्या हो जाएगी हमारे पास, 13 भाज्य संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 भाज्य संख्या हो जाएगी, 13 भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, एक बार अभाज्य निकालो, 13 14, भाज्य संख्या 9 होती क्या, 14 11 होते हैं क्या, 2 3 5 7 11 13, हाँ 15 नहीं जोड़ा, इसमें 14 हो जाएगी। एक बार की संख्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर। एक हो जाएगी बात संख्या 6, फिर हो जाएगी 8, फिर हो जाएगी 9, फिर हो जाएगी 10, फिर हो जाएगी 12, फिर हो जाएगी 14, फिर हो जाएगी 15, 16, 18, 20, 21, फिर 23, 22, 24 और 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने भाज्य संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी 15 भाज्य संख्या। हो गई 15 भाज्य संख्या, तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। 5 3 या 15 और 5 25, ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल। प्रायिकता का सूत्र सबको याद होगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। कोई सा प्रायिकता क्वेश्चन आएगा 90% आपको एक प्रायिकता क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हमने ये कहा था कि हम लगभग 20 पार्ट पढ़ेंगे। 20 पार्ट में आपको वैसे तो पता चल जाएगा, लेकिन या तो हम 18 या फिर 19 पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम ऐसा पढ़ने वाले हैं कि उसमें क्या क्या सूत्र वगैरह है, कि इसमें ऐसा प्रश्न आ जाए तो कौन सा सूत्र लगाना है वगैरह वगैरह। आपके सूत्र से संबंधित एक पार्ट बनाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा, वरना आप 20 पार्ट तो कंटिन्यू हो ही जाएंगे। 20 तारीख तक आपके जितने भी एग्जाम होंगे उसके पहले दिन तक कंफर्म हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रखा है, किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण व अंत्य कोणों का अनुपात। तो क्वेश्चन दे रखा आपके 104। किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण है क्या, बाह्य कोण व अंत्य कोण, बाह्य कोण व अंत्य कोण का अनुपात 1:4 है। ठीक है, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको अंत्य कोण नहीं बाह्य कोण होना जरूरी है। आपको वैसे दोनों अनुपात दे दिया, लेकिन जब भी अगर अंत्य कोण दे तो बाह्य कोण ज्ञात करना है, क्योंकि भुजाओं की संख्या ज्ञात होती है 360 बटा बाह्य कोण, या फिर अगर बाह्य कोण ज्ञात करना हो तो होता है 360 बटा भुजाओं की संख्या। लेकिन इसमें ना तो बाह्य कोण दिया है और ना ही भुजाओं की संख्या दी है। इसमें दो चीज दे रखी है, एक तो बाह्य कोण दे रखा है, अंत्य कोण दे रखा है। आपको यह पता होना चाहिए कि बाह्य कोण व अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बाह्य कोण कितना है, 1 x हो गया, फिर अंत्य कोण कितना है 4, तो 4x हो जाएगा। इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4x और 5x, 105 कितनी हो जाएगा, 5 का भाग 36 पंजे 180, 6 आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, x का मान 36 डिग्री। तो हमारे पास अंत्य कोण का मान आ गया 36 डिग्री, बाह्य कोण का, और अंत्य कोण का मान जाएगा 144 डिग्री। ठीक है, ये अनुपात आ गया इसका। आगे अनुपात आपको ज्ञात क्या करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हो जाएगा 360 बटा बाह्य कोण, ये हो जाएगा भुजाओं की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 भुजाओं की संख्या आ जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट में हो गया। अगर आपको थोड़ा सा तरीका याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 4 1 5, 5 का भाग लगाया,
अनुपात आया, जो पहला अनुपात किसका है, बाह्य कोण का, जो पहला मान आएगा उसका भाग लगा दो आप। अगर ये उल्टा दे रखा होता तो जो दूसरा मान है उसका भाग लगा देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 105 में। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आंकड़ों दो, आंकड़े लिखे पहले, आंकड़ों दो, 2 1 3 2, 2 1 3 2, 4 9 8 4, 4 9 8 और 4, 13 4, 13 और 4, माध्य, माध्य, माध्यक बहुलक तथा परिसर का माध्य, माध्य, माध्यक बहुलक व परिसर का माध्य। देखो प्रश्न हार्ड नहीं है लेकिन इसको हार्ड बना दिया गया। कैसे बना दिया गया, अगर आपको इस प्रश्न पूछता क्या बहुलक, एक सेकंड में बता देते, माध्यक पूछता तो बता देते, परिसर पूछता तो बता देते, लेकिन आपको क्या पूछा गया है, इन सबको ज्ञात करके इन सबका माध्य ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा आएगा, फिर चारों आंकड़ों का आपको क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए उसको लिखना आपको आरोही क्रम में। किस क्रम में, आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में कौन कौन, सबसे पहले आएगा आपके पास एक, एक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हमारे पास, एक आ गया। उसके बाद दो कितनी बार है, 2 बार है, दो बार है। फिर 3 कितनी बार है, 1 बार है। फिर 4 1 2 और 3, 4 के बाद में हमारे पास कितना आया, 8 आ गया। 8 के बाद में 9 और फिर 13, क्या आंकड़े 10 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब इनमें सबसे पहले देखो आप मध्य, पहले देखो आप बहुलक, छोटा है बहुलक, तो बहुलक पहले देखो आप, बहुलक कितना आ जाएगा हमारे पास, सबसे ज्यादा आंकड़ा 4 है तो बहुलक कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। उसके बाद आप देखो माध्यक, माध्यक में समसंख्या में है तो बीच वाले समसंख्या में, तो इधर से 3 पद ये हटा दो, फिर इधर से 3 पद हटा दो, हटा दिया, फिर इनमें से 1 पद इधर हटा दो, फिर 1 पद हटा दो, बीच वाले कितने पद बचे, 2 पद बचे। दोनों पदों को अगर ये समसंख्या में, विषम संख्या में आंकड़े होते तो बीच वाला पद ही क्या हो जाता, हमारा माध्य हो जाता। लेकिन बीच में पद कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ, 4 और 4 8, 8 में 2 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। तो देखो 4 + 4/2 = 4, माध्य कितना है हमारे पास, 4 आ गया माध्य 4। अब हमारे पास आएगा परिसर, परिसर होता है सबसे बड़ा आंकड़ा 13 माइनस सबसे छोटा आंकड़ा 1, कितना आया परिसर, 12। अब हमारे पास आएगा माध्य, माध्य कितना होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब जोड़ना है 1 और 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 28, 28 और 9 28 29 30, 28 और 9 37, 39 और 50, कितना हो जाएगा, 50, 50/10, आंकड़े कितने 10, मध्य कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपको 1 2 3 और 4, ये 4 आंकड़े हैं, इनका माध्य ज्ञात करना है, तो इन सभी का माध्य यहां पर ज्ञात कर लो आप। देखो 4 + 4 + 12 + 5 बटा आंकड़े 4, 4 4 8 12, 4 4 8 8 12 20, 5 25/4, या फिर आप लिख सकते हो आगे 6.25, आंसर आ जाएगा इसका, फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, 105 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार के लिए वापस जोड़ लेना आप, अगर कहीं ना कहीं गलती हो जाए तो। हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन सही है, ये वाला क्वेश्चन 125 वाला सही है, 36 डिग्री वाला सही है। इधर देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, 13 और 9 22 8 30, 4 4 8 12 15 17 20 20 30 50 एकदम सही है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कर लिया। आज का छठा क्वेश्चन कौन सा है,
106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 106 नंबर है, दोबारा बनाने पर लोहे की एक बेलनाकार छड़। प्रश्न लिखता है दोबारा बनाने पर लोहे की एक बेलनाकार छड़। दोबारा बनाने पर लोहे की बेलनाकार छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई मूल लंबाई की 16 गुनी हो जाती है नई छड़ की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नई छड़ की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बच्चों, जब आपके पास कुछ थोड़ा सा नॉलेज होगा, प्रश्न दे रखा है आप कौन सा आयतन वाले संबंधी दे रखा है या क्षेत्रफल वाला संबंधी दे रखा है, जैसा भी प्रश्न आए थोड़ा बहुत सूत्र का नॉलेज होगा तो ये प्रश्न आसानी से हो जाएगा। ये प्रश्न दे रखा है, अब फिजिक्स के रूप में आ गया थोड़ा प्रश्न कि फिजिक्स में कैसे प्रश्न पूछते वैसा आ गया। तो लोहे की दोबारा बनाने पर लोहे की छड़ की लंबाई, मान लो पहली लंबाई L1 थी, ठीक है, उसके बाद लंबाई या ऊंचाई कुछ लंबाई मान लेते हो, फिर लंबाई कितनी होगी? L2 होगी, ठीक है। पहले त्रिज्या R1 थी, फिर त्रिज्या कितनी होगी? R2 हो गई, 16 गुनी हो गई। मान लो को पहले छड़ इतनी सी थी, फिर उसमें दोबारा बनाया तो छड़ की लंबाई इसकी 16 गुनी हो गई, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? उसमें ना तो लोहा अलग से मिलाया गया है और ना कोई अलग से लोहा काटा गया है, बस इसी छड़ से बनाया गया। मान लो को इतना थी, कोई लंबाई इतनी थी, उसको इतना पीटा गया कि लंबाई ज्यादा बढ़ गई। तो एक चीज सोच के देखो, कॉमन सेंस की बात है कि इसकी त्रिज्या पहले इतनी ज्यादा थी तो इतनी कम होगी, लंबी छड़ की ज्यादा होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि ये जब से पिटेगी तो छोटी छोटी हो जाएगी और लंबी छड़ कितनी हो जाएगी? इसकी 16 गुनी हुई। तो याद रखना जो उत्तर आएगा वो पहले वाले छड़ से क्या आएगा? कम आएगा, ठीक है। L1 ये मान लो 1 थी पहले, तो कितनी हो गई? ये 16 हो गई। अब ये दोनों में क्या करना है? ज्ञात करना है। आयतन वाला प्रश्न तो पाई आर 1 का होल स्क्वायर L1 का L1, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है सूत्र। यहां पर L दे दिया तो L लिख दो, ये ऊंचाई लिख दो, बराबर होना चाहिए पाई आर 2 का होल स्क्वायर L2, पाई से पाई, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है वो इधर ले आओ, तो R1 का होल स्क्वायर बट्टा R2 का होल स्क्वायर बराबर L2 बट्टा L1 ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसा कर लिया, फिर ये L1 बटा L2 कितना है? L2 का मान कितना है? 16, और इसका मान कितना है? 1 हो गया एथ। अब देखो यहां पर हो जाएगा R1 बट्टा R2 बराबर हो जाएगा 4 बट्टा 1, ये इसका उत्तर आएगा। अब आप कहोगे सब प्रश्न में आपको उत्तर वाला में ये भी देखने को मिलेगा और उत्तर वाला में आपको उत्तर 1 बट्टा 4 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दे रखा है नई छड़ की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नई छड़ की त्रिज्या R2 है, तो R2 ऊपर लो आप, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो R2 बराबर क्या होगा? R2 बराबर हो जाएगा, R2 इधर ले लिया, ये हो जाएगा R1 बट्टा 4, ठीक है। या फिर यहां पर लिख सकते हो आप 1 बट्टा R1 प्लस। तो नई छड़ की त्रिज्या पहले वाली छड़ की त्रिज्या की क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। तो परीक्षा में अगर इसका उत्तर आएगा तो ऐसे लिखना है, अगर उल्टा पूछ ले तो उत्तर 4 आएगा, ठीक है। अनुपात तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा R1 अनुपात R2। अगर अनुपात में दे प्रश्न तो R1 का अनुपात कितना आ जाएगा? 4 अनुपात 1, ये उत्तर होगा इसका। तो कैसे भी पूछ ले आपको उत्तर एकदम आना चाहिए, ठीक है। 106 नंबर 107 नंबर कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। व्यंजक 25 एक्स स्क्वायर -4 y स्क्वायर प्लस 28 YZ प्लस माइनस का गुण 50 Z स्क्वायर के गुणनखंड। देखो बच्चों,
अगर ये पर्सन दे दे, मैं इस पर्सन का अलग करने के लिए आपको पहले भी एक बताया था, मैंने कुछ एक्स के वाई के और जेड के मान रखे थे वैसे, लेकिन अगर आपके पर्सन में ये और भी उससे सरल हो सकता है, वो तब काम में लेना है जब ये वाला फॉर्मूला या जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ ये काम नहीं आए। ये किसी किसी पर्सन में काम आ जाता है और किसी किसी पर्सन में काम नहीं आता है, लेकिन वो वाला तरीका हर पर्सन में काम आएगा, इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा, लेकिन इसमें उससे भी छोटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब भी आपके यहाँ पर दो पद दे दे, यहाँ वाई जेड दे रखा है, तो यहाँ पर y है तो इसका मतलब y का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ z है तो इसका मतलब z का स्क्वायर दे रखा है, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से पर्सन को सरल कर सकते हैं। यार यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, तभी पर्सन को करना है, वरना नहीं करना है। अगर यहाँ y z बन रहा है, यहाँ पर y है और यहाँ पर z है, यहाँ पर x y बन रहा है, यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो उस पर्सन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इधर देखो ये 25 है तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5x का होल स्क्वायर, फिर माइनस को छोड़ दो, अंदर ले लो, ठीक है। ये इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2y का होल स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस 2 गुणा a का मान ये b का मान वैल्यू मान लिखो, माइनस का माइनस गुण 50 है ना, माइनस को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला प्लस हो गया, माइनस कॉमन लिया तो प्लस, ये माइनस ये पावर प्लस का हो गया, ये हो जाएगा 7z का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यह माइनस 2ab, 2 गुणा a का मान हो गया ये और b का मान हो गया ये। अब इनको सरल करो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये बन रहा है, माइनस का है तो माइनस का बन रहा है। अब आपके सर यहाँ प्लस का है तो याद रखना हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, फिर 2ab बन जाएगा। लो साहब अब इसको सरल करो, 5x स्क्वायर माइनस अंदर क्या बन रहा है? अंदर बन रहा है हमारे पास 2y माइनस 7z का होल स्क्वायर। अब एक बार के लिए यहां देखो कि ये a मान लो, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको a मान लो तो a का मान हो जाएगा 5x प्लस b तो प्लस 2y माइनस 7z, फिर 5x माइनस b तो माइनस 2y माइनस 7z, ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर आ जाएगा। छोटा सा सूत्र है, वरना उसमें मान ज्ञात करते फिर समीकरण में देखते फिर उत्तर आता, एक डायरेक्ट उत्तर आ गया हमारे पास। जब भी क्या हो, यहाँ माइनस हो और यहाँ पर जो पद है वो y है तो इधर है, z है तो इधर है, ठीक है, तो प्रश्न आराम से हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो गया? देखो अगला क्वेश्चन, तार के दो टुकड़े प्रत्येक की लंबाई 144 सेंटीमीटर है, ठीक है। तार के एक टुकड़े के एक वर्ग दूसरे टुकड़े का अर्धवर्त, तार से एक टुकड़े से वर्ग व एक टुकड़े से एक अर्धवर्त बनाया जाता है। बंद अर्धवर्त है ये, एक बंद अर्धवर्त, बंद है। वर्ग के क्षेत्रफल का अर्धवर्त के क्षेत्रफल से, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात अर्धवर्त का, इनका अनुपात ज्ञात करना है। ये प्रश्न दे दिया, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि दो तार के टुकड़े, एक ये तार का टुकड़ा मान लो, ये दूसरा तार का टुकड़ा है। पहले तार के टुकड़ों को चारों ओर मिला के क्या बना दिया हमने? वर्ग बना दिया। दूसरे तार के ऐसे गोल घुमा के क्या बना दिया? अर्धवर्त बना दिया। तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया हमें, तो करना क्या है? तो पहला वर्ग बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि तार चाहे कुछ भी ना हो उसकी लंबाई तो समान रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। तो इससे वर्ग बनाया तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका? ये चार पूरा ये तार है तो परिमाप हो जाएगा 4a बराबर कितना हो जाएगा? 144, और a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 का भाग लगाओ इसमें, 4 3 12, 36 आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो वर्ग का भुजा कितनी, वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 36 सेंटीमीटर। अब उसका हमने क्या बनाया?
अर्धवर्त बनाया। क्या बनाया? अर्धवर्त बनाया। तो तार की लंबाई तो इतनी कितनी रहेगी, उसी से हमने क्या बनाया? अर्धवर्त बनाया। लेकिन अगर अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात करना है तो होता है 22। क्या होता है? या तो आप लिखो पाई आर प्लस 2r क्यों पूरा है, या फिर लिख लो आप 36/7r बराबर 144। याद रखना ये चीज, डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो आप। या तो इसका सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r, इसे सरल करो, या फिर आप डायरेक्ट 36/7 r से सरल कर लो, इसका उत्तर आ जाएगा 36 का भाग इसमें 4 बार गया, यार r का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 28 सेंटीमीटर। कितना आया? 28 सेंटीमीटर आ गया r का मान। हमें अनुपात ज्ञात करना वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 36 × 36 आ गया। फिर अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो गया 22/7। यहां पर लिख सकते हो आप भुजा स्क्वायर बट्टा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। पाई का मान है 22/7, आर का मान हमारे पास कितना हो गया? 28 × 28/2। ये दोनों पक्ष है, ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये पहले सरल कर लो, चाहो तो सरल करेंगे तो कितना आएगा? इधर देखो, आगे सरल कर लो इसको। ये आ जाएगा यहाँ पर 7 चौके 28, फिर इसका कटेगा कितने बार? 2 का भाग इसमें 2 बार चला जाएगा, चला गया 2 का भाग। फिर इसमें 4 का भाग, 4 × 7 28, फिर 4 का भाग 9 बार चला गया। ठीक है, फिर और 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। फिर इसमें 11 बार, इसमें 9 बार, 9 9 81 और 7 को 77। ये हमारा क्या जाएगा? अनुपात है तो सेंटीमीटर वगैरह कट जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आपको अच्छे से काटना है, आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। कौन सा है? 108 नंबर क्वेश्चन, एकदम सही है। अब देर का आपके पास 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है? 109 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि मोटे कागज की 12 शीटों, यदि मोटे कागज की 12 शीटों का भार 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो उस कागज की कितनी शीटों का भार 3.5 kg होगा? एक बार के लिए ये सही से लिख लो आप, यह सीट है, सीटों, यहां पर भी लिख लो सीटों। ठीक है, ये प्रश्न आपको, जैसा प्रश्न आपके आया था एक बार के लिए काम करने वाले मजदूरों की तरह, उसी तरह का होगा। याद रखना, जब अंतर बट्टा अंतर हो सकता है, योग बट्टा योग हो सकता है, अनुपात बट्टा अनुपात हो सकता है। मान लो हम किसका लिख रहे हैं, देखो इसमें क्वेश्चन में कैसे करेंगे कि यदि कागज की 12 शीटों का भार, तो 12 शीटों का भार कितना है? 40 ग्राम है। 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, तो बराबर में हम क्या लिखोगे? कितनी शीटों का भार? 12 शीट है तो ऊपर हमें कितना लिखना? संख्या लिखनी है, तो माना x हो जाएगी वो संख्या जो हमें ज्ञात करनी है। तो 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, तो यहाँ पर बराबर में ऊपर क्या लिखोगे आप? जो आपको ज्ञात करना है, हमेशा नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ लिख के 12, तो 12 क्या संख्या है, तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन। आगे 3.5 kg है, तो इसका मतलब ग्राम कितने होंगे? 3500 ग्राम होंगे। हो गया, इसको इधर भेज दो, x का मान ज्ञात हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 12 × 3500/40 बराबर x। ये 4 1 से x गया, 4 × 3 = 12, 3 का 35 = 105 बराबर हो जाएगा 105 और 0। एक बार के लिए और देख लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने अनुपात लिखा। मान लो आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता कि 12 शीटों का भार 40 kg है, 12 शीटों का भार 40 ग्राम है। ठीक है, तो 15 शीटों का भार ज्ञात, हाँ, तो 15 शीटों का भार कितना होगा? याद ये रखना है कि 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, तो 15 शीटों का भार कितना होगा? नीचे जो ज्ञात करना वो लिखना है। यहां पर हमने ऊपर लिखा या नीचे लिखा है, क्यों लिख रहे हैं ऐसा? याद रखना कि यहां पर ज्ञात करना हम संख्या, तो हमने संख्या ऊपर है, यहां पर तो संख्या का बराबर संख्या, यहां ग्राम है तो यहां ग्राम के बराबर ग्राम। हमें दूसरे प्रश्न में क्या ज्ञात करना? ग्राम। ये x उधर चला जाएगा, तो x को हमने यहां भेज दिया और ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये 40 यहां पर आ जाएगा, बस
ये 12 का, तीन तीन चौके 12, 3 उपंजे 15, 4 का भाग 10 बार गया, कितना ग्राम हो जाएगा, x बराबर 50 ग्राम। जब भी क्वेश्चन आए संख्या संख्या के बराबर संख्या, यहाँ संख्या यहाँ संख्या, यहाँ ग्राम यहाँ ग्राम, अगर यहाँ पर संख्या है तो यहाँ संख्या होनी चाहिए, अगर आपको ग्राम ज्ञात करना तो यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ये यदि 3m माइनस 1/3m बराबर है 3, यही है जहां m इज नॉट इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, यही देर का 1/81 m स्क्वायर बराबर आपको ज्ञात करना है। ये भी शॉर्ट सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। देखो 3m/1/3m स्क्वायर बराबर 3 है, ये बराबर 0 नहीं है, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर m स्क्वायर m है, यहाँ पर m स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 3 नहीं है, यहाँ पर 81 है, इसका मतलब संख्या बड़ी है। तो याद रखना यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर बनाने के लिए हम किसका भाग दे देंगे, इन दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दो। तो यहाँ 3 का भाग देंगे तो m स्क्वायर आएगा, सॉरी m आएगा, यहाँ पर -3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9m, और बराबर क्या जाएगा, 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में क्या कर लो, वर्ग कर लो, तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab, -2a का मान आ गया m, b का मान आ गया 1/9, m से m बराबर आ जाएगा 1 आ गया। तो m स्क्वायर प्लस 1/81 m स्क्वायर बराबर, ये प्लस माइनस का उधर किसमें जाएगा, प्लस का, तो 1 माइनस माइनस प्लस, ये 2/9, ये हो गया 2/9, जोड़ दो m स्क्वायर प्लस 1/81 m स्क्वायर, 9 10 11/9, या तो ये आएगा उत्तर, या फिर इसको 1 सही 2/9 भी हम लिख सकते हैं। दोनों में से आप जो चाहो वो उत्तर लिख देना, सही दिया होगा 9 1 हाँ सही, तो जो आपको उत्तर वाला पसंद है वो लिख देना। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा आज के पार्ट का 10वां क्वेश्चन है। तो बच्चों आपके सीटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम, सॉरी सीटेट का जो एग्जाम है वो आपके 21 जनवरी को है, वो आपके नजदीक आ रहा है, तो मेहनत करते रहिए, जरूर नहीं सीटेट में, वो और अलग क्षेत्र में मेहनत करते रहिए। सीटेट अगर आप पास हो जाओगे तो आपके आगे के लिए जो आप केंद्रीय विश्वविद्यालय के KVS वगैरह के और दिल्ली विश्वविद्यालय के और भी कई एग्जाम है, एकलव्य वगैरह, किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो सीटेट वाले आपके सर्टिफिकेट उसमें काम आएगा। और सीटेट वाला आपको एग्जाम एक ही बार पास करना है, और सीटेट में आपको पास करने के लिए मतलब 60% चाहिए। ठीक है, जो जनरल वाले कैटेगरी आया ना उसको कितने परसेंट चाहिए, 60% चाहिए, कितने में से 150 में से नंबर, मतलब 90 क्वेश्चन जिसके सही हो गए वो सबके लिए क्वालिफाई है। और OBC वगैरह SC ST के लिए कितने नंबर चाहिए, 82 नंबर चाहिए, कितने में से 150, आपके माइनस मार्किंग नहीं है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन से नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।